Hello viewers, hope you all are fine during this pandemic. In the last video we will discuss the nomenclature of the enzyme. Today we will discuss the characteristics of the enzymes. Characteristics of enzymes are they are proteinaceous and colloidal in nature, they have catalytic power, they are specific towards a reaction or a substrate. Enzymes are highly efficient, then enzyme efficiency, and enzymes are also highly sensitive towards other surrounding condition like temperature, pH and other conditions. We will discuss all these characters one by one in the coming slides. First is proteinaceous nature and colloidal nature. We all know that enzymes are made up of proteins. कि जो सारे जो एंजाइम्स हैं मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं और प्रोटीन्स किससे जो कि आरएनएज हैं उनसे बने होते हैं। तो मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे कि राइबोजाइम ए है तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं बट मोस्टली आर प्रोटीन्स। इन द प्रोटोप्लाज्म एंजाइम्स एग्जिस्ट एज ए हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। जो एंजाइम्स है वो कोलाइडल नेचर बना लेते हैं, कोलाइड्स हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स बना लेते हैं क्योंकि ये वाटर लविंग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप इन दैट, and due to their colloidal nature they are also isolated by this dialysis. Second, catalytic power. कैटलिस्ट होता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, और कि हम एक जो कैटलिस्ट उसको कैसे डिफाइन करेंगे। कैटलिस्ट आर द दोज कंपाउंड्स या दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन दैट प्रोसेस। कि वो जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को तो इंक्रीज करेंगे बट वो खुद उसमें यूज्ड अप नहीं होंगे, वापस से जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाती है वो एज इट इज उसमें से निकल आएंगे और वापस से फिर किसी दूसरी रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। तो कैटालिस्ट ये होते हैं कि जो किसी कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूजिंग इन दैट प्रोसेस। तो एंजाइम्स में क्या है, एंजाइम्स भी ऐसे ही है। एंजाइम्स क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या है बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन में यूज होते हैं, ये नहीं है कि इनका हमें लार्ज अमाउंट माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन जो होती है उसमें यूज होते हैं। सो एंजाइम्स आर ऑल्सो कैटालिस्ट एज दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम्स है क्योंकि कैटालिट क्या है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे, तो एंजाइम्स भी ऐसे ही क्या करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। मैनी जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स एक्ट लाइक मैनी अदर कैटालिस्ट, कि जो कैटालिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, उसकी जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और जो इक्विलिब्रियम है उसको जल्दी अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो यही काम एंजाइम्स करते हैं कि जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में फास्टली कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन कर लेंगे। बट जो एंजाइम्स है वो रिएक्शन के बाद में चेंज नहीं होगा, जैसे वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था वैसे ही जैसे रिएक्शन एंड होती है, एंड अप होने के बाद एंजाइम एज इट इज रिएक्शन से निकल आता है। तो इट मीन्स क्या है, वो रिएक्शन के रेट को तो इंक्रीज कर रहा है बट वो खुद रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा है। देयर प्रेजेंस डू नॉट अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के होगी तो कि ग्लूकोज से पायरुवेट नहीं कुछ और बन जाएगा। तो जो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन जो हम अगर विदाउट एंजाइम्स के यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी बट उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वही रहेगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या है, जो एंजाइम्स है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेंगे कि अभी कुछ प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद अगर एंजाइम डाल दिया तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो उसकी सिर्फ जो रेट है उसको फास्ट करेंगे कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको जल्दी चेंज कर देंगे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वही होगा। Enzymes accelerate the forward and reverse reaction to attain the equilibrium but do not shift the equilibrium. एंजाइम्स क्या करेंगे अगर कोई रिवर्सिबल, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज करते हैं मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं बट नॉट ऑल। तो उसमें क्या करेंगे, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और वही रिवर्स रिएक्शन होती है। तो जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज कर देंगे बट उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम वहीं पे अटेन करेगी वो रिएक्शन बट उसके जो इक्विलिब्रियम की अटेन करने की स्पीड है उसको फास्टन कर देंगे। तो इट मीन्स क्या है, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर लेगी एंजाइम्स की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन बट इक्विलिब्रियम वहीं पे अटेन करेगी। तो मोस्टली जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं बट हमेशा नहीं।
एंजाइम्स कैसे काम करेंगे, जैसे आप किसी स्लोप पे चढ़ते हो या किसी पुल पे चढ़ते हो, अगर वो पुल, उसका जो स्लोप है एकदम इंस्टेंटली हाई है, तो आपको क्या है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, फोर्स भी ज्यादा लगेगा और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा उस पे चढ़ने के लिए। और अगर वही पुल को, उसका जो स्लोप उसको हम कम कर दें, तो क्या है, आप इजीली उस पे चढ़ सकते हो, ठीक है ना। वो किसकी वजह से, कि उसका जो स्लोप कम हो गया। यही रिएक्शन के केसेस में है, जो विदाउट एंजाइम रिएक्शन होती है उसका जो स्लोप है, जो वो क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हाई होती है, तो इस वजह से जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, एज कंपेयर, ज्यादा एनर्जी भी ज्यादा लगेगी अमाउंट उसकी। तो अगर एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है तो जो ये एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देगा, और उसकी वजह से जो एनर्जी है वो उस काम में कम लगेगी। मीन्स काम क्या होगा, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सिमिलरली यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया हुआ है फ्रॉग्स एंड पॉन्ड का, कि जो रिएक्टेंट्स हैं या फ्रॉग्स हैं, इनके बीच में बैरियर्स लगा दिया, तो ये बैरियर एंजाइम्स के लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में बैरियर है। अगर ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, अगर ये बैरियर हाई है तो इनको टाइम लगेगा ना, इतना इजीली नहीं कन्वर्ट होंगे। जबकि अगर इस बैरियर को हम कम कर देते हैं तो जो रिएक्टेंट्स है वो फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही काम करता है एंजाइम। यहाँ पे अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो जो एक्टिव नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, तो जो रिएक्टेंट है उसको टाइम लगेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए। जबकि अगर वहां पे एंजाइम प्रेजेंट है तो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को वो कम कर देगा, और उसकी वजह से जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, और कम एनर्जी की जरूरत होगी तो वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजाइम, इससे हमें समझ में आ गया कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मीन्स जो एंजाइम्स हैं, ये तो नहीं देखा ना आपने कि जब सारी रिएक्शन है उन सब में एक ही एंजाइम काम करता है। आप देखोगे कि डिफरेंट रिएक्शंस हैं, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं, उनके लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं अलग अलग सभी रिएक्शंस के लिए। कोई सबस्ट्रेट के लिए अलग है, कोई रिएक्शंस के लिए अलग है। तो वो किसकी वजह से है, वो उन एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की वजह से है। तो एंजाइम स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के जिसको वो कैटालाइज कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के भी हो सकते हैं जिसमें जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। तो इसी के बेसिस पे कि वो किसी रिएक्शन के स्पेसिफिक है या किसी सब्सटेंस के स्पेसिफिक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में क्या होगा कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की जो रिएक्शन है उसी को कैटालाइज करेंगे। एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है उसी के, एक कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है उसी की रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, उसके अलावा किसी एक और रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेंगे। तो कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन, वो होती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, कि उसके अलावा किसी रिएक्शन को वो कैटालाइज नहीं करेंगे। सेकेंड है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। जैसे कि नाम से ही है कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिएक्शन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट में काम कर सकता है। तो ये कैसे होगा कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम्स की, वो किसके पर्टिकुलर होती है, उस फंक्शनल ग्रुप के पर्टिकुलर। तो जिस जो वो फंक्शनल ग्रुप जिस भी सबस्ट्रेट में होगा ये उस पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लाइपेज है, लाइपेज किस में काम करेंगे, इसमें लिपिड्स होंगे तो उनके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो जितने भी लिपिड्स होंगे लाइपेज उन सब पे काम करेगा। प्रोटीएज, प्रोटीन्स जिसमें भी अमाइनो ग्रुप होंगे वो उस सब पे काम करेगा। फॉस्फेटेजेस जहां पे फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा, वो चाहे किसी के साथ भी अटैच हो, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो। तो इनकी जो स्पेसिफिसिटी इन एंजाइम्स की किस पे होती है, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है, और वो फंक्शनल ग्रुप जिस भी सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ा होता है वो उस पे काम करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप स्पेसिफिसिटी। थर्ड है लिंकेज स्पेसिफिसिटी। लिंकेज स्पेसिफिसिटी की एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड्स के उसमें होती है, रिगार्डलेस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि उनको नहीं है कि सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क किससे पड़ेगा, वो किसके बेसिस पे रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, कि वहां पे जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अल्फा माइलेज एंजाइम। अल्फा माइलेज एंजाइम किसको हाइड्रोलाइज करता है, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। वो चाहे स्टार्च में हो चाहे ग्लाइकोजन में हो, उसको सबस्ट्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको क्या देखना है, उसको सिर्फ देखना है कि वहां पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होनी चाहिए, वो उसको सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है। तो वो चाहे स्टार्च में हो चाहे ग्लाइकोजन में हो। तो दैट इज द एंजाइम इज स्पेसिफिक ओनली टू अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
नोट द सबस्ट्रेट, कि यहाँ पे जो किसके पर्टिकुलर है, किसके स्पेसिफिक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के, ना कि सबस्ट्रेट के। उसके बाद फोर्थ स्पेसिफिसिटी है स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो केमिकल मीन्स जो स्टीरियो आइसोमर्स है, जो उसकी पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक होगा। जैसे डिफरेंट जो एंजाइम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम विल एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, जबकि सबस्ट्रेट सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, उसके दूसरे ऑप्टिकल या स्टीरियो आइसोमर पे वो काम नहीं करेगा और एक पे काम करेगा, एक की जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, दैट कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ डी अमाइनो एसिड, नोट द एल अमाइनो एसिड। तो ये क्या हो गया कि ये जो एक पर्टिकुलर आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स, डी अमाइनो एसिड को तो कैटालाइज करेगा, बट जो एल अमाइनो एसिड अगर प्रेजेंट है तो ये उस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो किससे है, स्टीरियो आइसोमर से है। पर्टिकुलरली जो डी अमाइनो एसिड है ये उसके स्पेसिफिक है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी इज कॉल्ड स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मींस एंजाइम की जो एफिशिएंसी, टर्नओवर नंबर मींस चेंज हो रहा है, नंबर मींस कितना नंबर। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टर्नओवर नंबर मींस कि कितने नंबर ऑफ किसका क्या चेंज होगा, किसका टर्नओवर होगा, टर्नओवर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। और किसमें होगा, चेंज पर यूनिट ऑफ टाइम पर एंजाइम, कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक यूनिट टाइम में, वो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है आपका, पर सेकंड या पर माइक्रो सेकंड, और पर एंजाइम, एक एंजाइम के साथ में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो रहे हैं, दैट इज टर्नओवर नंबर ऑफ दैट एंजाइम्स। और उसी से डिसाइड होती है एंजाइम की एफिशिएंसी, क्योंकि जितना हायर टर्नओवर नंबर होगा उतनी ही एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। हायर टर्नओवर नंबर मींस क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन का रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मींस क्या है, वो एंजाइम हाईली एफिशिएंट है। तो जो टर्नओवर नंबर है वो वेरी करता है 10⁻² to 10⁻³ पर सेकेंड। टर्नओवर फॉर एग्जांपल जैसे टर्नओवर नंबर है, सुक्रेज का टर्नओवर नंबर है 10⁻⁴। इट मींस क्या हुआ कि जो 1 सुक्रेज मॉलिक्यूल है दैट कन्वर्ट 10,000 सुक्रोज इनटू प्रोडक्ट इन 1 सेकेंड। तो इट मीन्स क्या है, हाइयर एफिशिएंसी है सुक्रेज की। और इसके अलावा जो हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है दैट इज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो फास्टेस्ट एंजाइम है। क्यों, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है, टर्नओवर नंबर है, वो 36 मिलियन पर सेकेंड है। इसके बाद जो सेकेंड फास्टेस्ट एंजाइम है दैट इज केटालेज, उसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 5 मिलियन टर्नओवर पर सेकेंड। तो जो एंजाइम एफिशिएंसीज है, जो टर्नओवर नंबर है वही डिसाइड करता है एंजाइम की एफिशिएंसी। जितना हायर टर्नओवर नंबर होगा उतनी ही हायर एफिशिएंसी होगी। और जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइजोजाइम्स हैं, जो लाइजोजाइम्स हैं उसकी जो एंजाइम एफिशिएंसी या टर्नओवर नंबर है वो बहुत ही कम है। आफ्टर दैट सेंसिटिविटी, एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। किसके सेंसिटिव होंगे, पीएच के, टेम्परेचर के, और डिफरेंट जो इनहिबिटर्स होते हैं एंजाइम्स के उसके सेंसिटिव होंगे। तो एंजाइम वर्क बेस्ट एट द नैरो रेंज ऑफ कंडीशन, कि एक पर्टिकुलर नैरो रेंज ऑफ कंडीशन मींस कुछ ही टेम्परेचर या पीएच की कंडीशन होती है जिसपे वो बेस्ट काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम। ये ऑप्टिमम कंडीशन पीएच के लिए भी है और टेम्परेचर के लिए भी है। तो जो एंजाइम्स है उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट इज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। आप देखोगे यहाँ पे बस 15 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर जिसपे वो बेस्ट काम कर सकते हैं। तो दे आर बिकम इनएक्टिवेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर, जो बहुत कम टेम्परेचर होगा तो उस पर वे इनएक्टिवेट हो जाएंगे। एंड डिनेचर्ड एट द वेरी हाई टेम्परेचर। डिनेचर क्यों जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि एंजाइम्स किससे बने हैं, प्रोटीन से। तो एंजाइम अगर प्रोटीन से बने हैं तो प्रोटीन क्या होते हैं, अगर हाईयर टेम्परेचर होगा तो उस टाइम पे प्रोटीन क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके जो बॉन्ड्स है वो, उनके जो स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर होती है तो उसकी वजह से जो उनकी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खास करके जो ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो उसकी वजह से अगर लो टेम्परेचर होता है तो उस पर तो जो स्पीड है रिएक्शन की कम हो जाती है। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। बट देयर आर एक्सेप्शन ऑल्सो।
क्योंकि जो कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम्स हैं दैट आर कंपैरेटिवली मोर हीट स्टेबल, जैसे कि एक एग्जाम में टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या पीसीआर में जो हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, दैट इज हाईली हीट स्टेबल एंजाइम्स। तो इस टाइप से कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम्स हैं जो कि हायर हीट पे भी स्टेबल होते हैं। ये एग्जांपल है कि टेम्परेचर पे कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि जो लो टेम्परेचर है उस पे क्या होता है कि जो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है वो कम होती है, तो उसकी वजह से क्या है, मॉलिक्यूल के जो कॉलिजन्स है वो कम होंगे एट लो टेम्परेचर, तो उसकी वजह से जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव होंगे और उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होगा एट लो टेम्परेचर। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये देखो आप, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जाके देखो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों? जैसे ही एंजाइम की जो रेट इंक्रीज हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स है वो, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया। उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पे इस जो रिएक्शन ने है मैक्सिमम रेट अटेन किया। ये देखो जो मैक्सिमम रेट अटेन किया, तो ये जो टेम्परेचर है जहां पे जो रिएक्शन का रेट है वो मैक्सिमम है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इस उस पे जैसे ही पहुंचेगा रिएक्शन जो है, तो वहां पे क्या है, रिएक्शन जो है रेट मैक्सिमम हो जाएगा एंड वो टेम्परेचर जहां पे मैक्सिमम रेट होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्टिविटी जो एंजाइम ने अपनी अटेन कर ली, इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वहां पे रिएक्शन का रेट क्या है, एकदम से 0 हो जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ जो एंजाइम्स है वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाता है और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम बचेगा ही नहीं, तो जो रिएक्शन का रेट है वो 0 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेंसिटिविटी टू द पीएच, कि जो पीएच है वो कैसे इफेक्ट करता है। तो आप देखोगे कि जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है मोस्टली एंजाइम्स की, दैट इज फ्रॉम 4 to 9। एक्सेप्शन आर देयर, जैसे कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सबका अपना डिफरेंट पीएच होता है। जैसे सेलेब्री एमाइलेज एक्ट एज पीएच 6.8, पेप्सिन जो है दैट एक्ट एज pH 2। तो एनी फ्लक्चुएशन फ्रॉम द pH फ्रॉम ऑप्टिमम केसेस, कि ये इनका ऑप्टिमम pH है, तो किसी भी एंजाइम के जो अगर ऑप्टिमम pH से चेंज होगा तो जो R ग्रुप होते हैं इनके अंदर, अमाइनो एसिड्स के जो R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दैट विल आयनाइज्ड, और उसके आयनाइजेशन की वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सम टाइम ए चेंज इन पीएच काजेज रिवर्स रिएक्शन। कई बार क्या होता है कि जो रिएक्शन है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, अगर पीएच चेंज हो जाता है तो वो रिएक्शन को टोटली चेंज करके क्या बना देता है, रिवर्स रिएक्शन को कैटालाइज करना शुरू कर देता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोस्फोराइलेज। फोस्फोराइलेज क्या करता है, फोस्फोराइलेज का मेन फंक्शन क्या है, अगर पीएच 7 होता है तो उस टाइम पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये किस पे करेगा, पीएच 7 पे। जबकि अगर पीएच 5 है, पीएच 5 है तो उस टाइम पे क्या करेगा, रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन। तो मीन्स क्या होगा कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है एट पीएच 5 पे वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो कि जो हर एक एंजाइम है उसका अपना ऑप्टिमम पीएच है। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच 2 है तो 2 पे काम कर सकता है ये ना 6 पे काम करेगा, ना 7 पे और ना ही 9 पे। ऐसे ही सेलेब्री एमाइलेज का 6 है तो इसका जो बेस्ट होगा 6 पे करेगा, जबकि अगर इसको हम 4 बियॉन्ड या 7 बियॉन्ड लेके जाएंगे तो इसकी जो वर्क होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 होगा। इसी टाइप से एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये एल्केलाइन पीएच 9 पे एक्ट करेगा, अगर इसको हम एसिडिक पीएच 2 पे या 5 पे लेके जाएंगे तो इट विल नॉट वर्क्स। तो इसमें है कि व्हाई दिस शेप, कि ये पर्टिकुलर बेल शेप क्यों एक्वायर करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर पीएच या टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि ये एक ऑप्टिमम जो स्मॉल रेंज ऑफ पीएच होती है, स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है जिसपे ये एक्ट करता है। तो इसी वजह से ये इस शेप को, इसके पहले भी अगर पीएच होगा या इसके बाद में जो पीएच होगा उस पे ये काम नहीं करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से कि जो स्मॉल रेंज होती है टेम्परेचर या पीएच की, जिसपे एंजाइम
उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, मैक्सिमम करता है, दैट्स व्हाई दे अटेन दिस बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। थैंक्स।